वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फोर्थ यूनिट लेके आए हैं बिजनेस स्टडी के अंदर मोटिवेशन में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं। मोटिवेशन के अंदर मोटिवेशन की मीनिंग क्या होती है और फीचर्स क्या होंगे इसकी, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, टेक्निक एंड इट्स थ्योरीज। इसकी विचारधाराओं के अंदर कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, विचारधाराएं दी हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम आपको कुछ बेसिक हेडलाइंस बता देते हैं। हमारे पास में बिजनेस स्टडी का ये फोर्थ यूनिट रहेगा। यूनिट 4 मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, कार्य के लिए मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करने की टेक्निक, कला को ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं, जिससे कि कम समय के अंदर अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन से कंटेंट को कंप्लीट करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषाएं। सेकंड, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी मानी जाती है। थर्ड, मोटिवेशन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, अभिप्रेरणा, आवश्यकता एवं महत्व। एंड लास्ट, टेक्निक्स एंड थ्योरीज। इसकी तकनीक और किस किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है। थ्योरीज में हम मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता के बारे में बात करेंगे, हर्जबर्ग के विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे, विलियम ओचे के द्वारा दी गई विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे और मैकगर्गर के द्वारा दी गई विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हमारे पास में ये कंटेंट होंगे। जैसे ये कंटेंट हमारे पास में फिनिश हो जाते हैं तो हमारे ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनकी हेडिंग्स के बारे में जानें। हेडिंग्स के बारे में जानकर बेसिक इंपॉर्टेंस पॉइंट को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, लगाइए हेडिंग। हमारे पास में जो टॉपिक है यूनिट 4 मोटिवेशन, अभिप्रेरणा हमारे पास में किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य निष्पादन में जो अंतर होता है उसको न्यूनतम करने का कार्य करती है। इसको एक मनोवैज्ञानिक क्रिया माना जाता है जो कि व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा में इसकी डेफिनेशन में हम नोट कर रहे हैं, इट इज ए
It is a psychological. It is a psychological energy. Psychological energy which inspire the people, inspire the people to achieve organizational goals. I repeat again, motivation is a psychological energy which inspires the people to achieve organizational goal. अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। संगठन के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उसके लिए हमें जो क्रिया बताती है उसको हम मोटिवेशन कहते हैं, उसको हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। हम सबसे पहले स्टैनले विल्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है? अकॉर्डिंग टू स्टैनले विल्स, अकॉर्डिंग टू स्टैनले विल्स के अनुसार इसकी क्या परिभाषा दी गई है? स्टैनले विल्स बताते हैं कि कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार से परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए। कोई ऐसी भावना या इच्छा किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए परिवर्तित हो जाए, उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। एनी नीड और डिजायर, कोई भी आवश्यकता या इच्छा, दैट मेक, कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, दैट मेक्स पीपल टू डू सम वर्क, कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, उसी को हम मोटिवेशन कहेंगे। विलियम जी स्कॉट क्या कहते हैं? लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। विलियम जी स्कॉट के अकॉर्डिंग लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्कॉट, अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्कॉट बताते हैं, मोटिवेशन मीन्स, अभिप्रेरणा का मतलब, मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस, मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ stimulating people to act, to accomplish desired goals. I repeat again,
मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू accomplish डिजायर्ड गोल्स। अभिप्रेरणा लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रक्रिया को कहते हैं। ये डेफिनेशंस विलियम जी स्कॉट ने दी और फर्स्ट डेफिनेशन स्टैनली वेल्स ने दी और एक हमने सिंपल डेफिनेशंस के बारे में जाना। अब हमारे पास में नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा को एक सतत प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट is a continuous process। सेकंड, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। इट satisfies ह्यूमन नीड्स। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। एंड फोर्थ, अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। नंबर 4, अभिप्रेरित केवल मनुष्य को किया जा सकता है। ओनली ह्यूमन रिसोर्सेस कैन बी मोटिवेटेड। हम केवल मनुष्य को मोटिवेट कर सकते हैं। अभिप्रेरणा की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। मोटिवेशनल टेक्निक कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। मोटिवेशन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास में मोटिवेशंस की हमने कुछ कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब हमारे पास में है नेक्स्ट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। अभिप्रेरणा, आवश्यकता एवं महत्व। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव सजीव एवं सक्रिय साधन है। अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य को सक्रिय और गतिशील बनाया जा सकता है। यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करने हेतु तत्पर हो जाएं, तो उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। इसलिए प्रत्येक प्रकार के उपक्रम में प्रत्येक कर्मचारी को अभिप्रेरित करना बहुत ही जरूरी होता है। अभिप्रेरणा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके
महत्व को ध्यान में रखते हुए रेंसिस लिकर्ट ने प्रबंध का हृदय माना है। मोटिवेशन को प्रबंध का हृदय भी कहा जाता है। प्रबंध के हृदय के रूप में द कोर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के हृदय के रूप में मोटिवेशन को माना जाता है। और अभिप्रेरणा केवल मानवीय लोगों की ही की जा सकती है, अन्य लोगों की अभिप्रेरणा नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो हमारे पास में इसका जो महत्व का पॉइंट है उसमें हम फर्स्ट पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उनके कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपर्याप्त अभिप्रेरित कर्मचारी सुदृढ़ संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए समय समय पर कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंस गोल्स, हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि में सहायक। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि में सहायक। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके कार्य की महत्व और उपदेयता का विश्लेषण करके कर्मचारी के कार्य संतुष्टि में वृद्धि की जा सकती है। और यदि कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाती है तो निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस, संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑफ रिसोर्सेस। संस्था के मानवीय संसाधनों के अनुकुशलतम उपयोग हेतु कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक है। एक कुशल कर्मचारी को यदि अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो उसकी कार्य क्षमता एक अकुशल कर्मचारी के समान ही होती है। इसलिए अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यता का विकास करके निर्धारित लक्ष्यों को, संसाधित उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम और सुदृढ़ तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। मनोबल में वृद्धि, इम्प्रूव मोरल्स, अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि की जा सकती है। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम होता है। इम्प्रूव मोरल। एंड नेक्स्ट, बिल्ड गुड लेबर रिलेशन, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। अभिप्रेरणा इस बात पर बल देती है श्रमिक एक मनुष्य है और उन्हें सम्मानजनक मानवीय व्यवहार किया जाए तो वो अच्छे तरीके से कार्य को पूरा कर सकते हैं। बिल्ड गुड लेबर रिलेशन। एंड नेक्स्ट, कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में कमी की जा सकती है। कर्मचारी अपने कार्य और वातावरण से संतुष्ट होते हैं। कार्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, जिससे कर्मचारी अनुपस्थिति में कमी आती है और कार्य करने में उनका मनोबल बढ़ता है। रिड्यूस्ड एम्प्लॉय एब्सेंटेज
एंड टर्नओवर। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस की बात भी कर ली है। अब हम टेक्निक्स की बात करेंगे। हमारे पास में जो टेक्निक्स हैं, थ्योरीज हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की तकनीक। 2 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। 2 भागों के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल टेक्निक्स and second, non-financial techniques। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। कर्मचारी अभिप्रेरणा में वित्तीय तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्रबंध विचारकों ने सर्वसम्मति से ही वित्तीय तकनीकों के महत्व को स्वीकार किया, क्योंकि वित्तीय तकनीकों के अंदर उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, विशेष वेतन वृद्धि आदि को इंक्लूड किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल के अंदर पद और सुरक्षा, इसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? सैलरी, ग्रेजुएटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इटिश, ये हमारे पास में फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर इंक्लूड होती है। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? पद और सेवा सुरक्षा, स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी, निरंतर रूप से पद पर बने रहने के लिए, प्रेज एंड हॉनर, प्रशंसा और सम्मान को शामिल करते हैं। प्रेज एंड ऑनर। थर्ड, पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध के अंदर सहभागिता को इंक्लूड करते हैं। प्रभावी नेतृत्व एवं प्रशिक्षण, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। नंबर 5, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार प्रत्यायोजन, किसी कर्मचारी को उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकारों का सौंपना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नंबर 6, जॉब एक्सपेंशन, कार्य का विस्तार करना। जॉब एक्सपेंशन एंड अल्टरेशन। ये हमारे पास में नॉन टेक्निक के अंदर हम इंक्लूड करते हैं एंड अदर पॉइंट भी हमारे पास में हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी टेक्निक को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब हमारे पास में पॉइंट रहेगा थ्योरीज कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज
concept of motivation. Theories, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. अभिप्रेरणा की विचारधाराएं. अभिप्रेरणा की जो विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं को हम अलग अलग टाइप्स के अंदर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधाराएं दी हैं. इसमें हमारे पास में 4 लोगों को हम इंक्लूड करेंगे. मास्लो नीड्स हिरार्ची थ्योरी. मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा. मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा. सेकंड हमारे पास में रहेगी हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी. 2 फैक्टर्स थ्योरी. हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा. थर्ड एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर. थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर. एंड नेक्स्ट हमारे पास में ये हमारे पास में 3 थ्योरीज हैं. इनके अलावा यदि हम बात करते हैं, वो अलग से हम विलियम ओची की विचारधारा की बात करेंगे. तो यदि हम यहीं इसको इंक्लूड कर लेते हैं, विलियम ओची जेड थ्योरी, ये हमारे पास में 4 विचारधाराएं हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें से हम मास्लो विचारधारा की बात कर रहे हैं. मास्लो ने कौन कौन सी विचारधाराएं प्रस्तुत की मनुष्य के जीवन के लिए. मास्लो नीड्स हिरार्ची थ्योरी. मास्लो ने एक मानव के लिए 5 तरीके की आवश्यकताएं बताई. फर्स्ट, मास्लो के द्वारा पहली शारीरिक आवश्यकता दी गई, साइकोलॉजिकल नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड्स पहली जो मास्लो ने बताई, शारीरिक आवश्यकता. शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं. मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने हेतु शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है. इन आवश्यकताओं के अंदर भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, स्वच्छ हवा, धूप आदि की आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकता के अंदर शामिल की जाती है. सेकंड, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक सेफ्टी नीड्स. सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात होती है. जब व्यक्ति को भावी शारीरिक मानसिक संकट का भय उत्पन्न होता है तो वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है. इनके अंदर बीमा, पेंशन, भविष्य निधि आदि को इंक्लूड किया जाता है. थर्ड, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, स्नेह या अपनत्व की. लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं. मानव एक सामाजिक प्राणी है. सामाजिक होने के कारण वह समाज में अपना मान सम्मान
पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वह अपने जीवन में पारस्परिक स्नेह, प्यार, अपनत्व, मित्रता आदि की आकांक्षा रखता है। जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होती है तो यह उसकी सामाजिक और स्नेही आवश्यकता बन जाती है। नेक्स्ट, स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, एस्टीम और ईगो नीड्स। एस्टीम और ईगो नीड्स। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के पश्चात व्यक्ति की अहम या स्वाभिमान की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। इन आवश्यकताओं में व्यक्ति किसी संस्था में पद, मान, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, निर्णय अधिकार आदि की इच्छा रखता है। और लास्ट मास्लो ने बताई है आत्मविश्वास की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस आवश्यकता के अंदर मनुष्य आत्मविश्वास, जो वह व्यक्ति बनना चाहता है, उसको सम्मिलित करता है। आत्म विकास की आवश्यकता उसके भीतर की सृजनशीलता, क्षमता, योग्यता के कारण पैदा होती है। तो मास्लो ने ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। इनमें उच्च स्तरीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें हम नंबर 4 और नंबर 5 को इंक्लूड करते हैं, और फर्स्ट टू 3 हमारे पास में लो लेवल की होती हैं, निम्न स्तरीय होती हैं। इनको हम लो लेवल में इंक्लूड करते हैं, और ये हमारे पास में टॉप लेवल में, उच्च स्तर में इंक्लूड की जाती है। ये मास्लो की विचारधाराएं थी। इसके बाद हमारे पास में हर्ज़बर्ग ने कौन कौन सी विचारधाराएं दी हैं उनके बारे में बात करते हैं। हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी। हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग ने द्विघटक विचारधारा दी। द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग माने जाते हैं। इन्होंने करीब 200 इंजीनियर्स पर शोध किया और उनके कार्य के बारे में जाना। उसके बाद में इन्होंने 6 घटकों की पहचान की और उनके बेस पे ही इन्होंने 2 फैक्टर्स का निर्माण किया, और उन 2 फैक्टर्स के अंदर हम इनको सम्मिलित करते हैं। 2 फैक्टर्स, फर्स्ट हमारे पास में है स्वास्थ्य और आरोग्य, हाइजीनियन फैक्टर, एंड मोटिवेटिंग फैक्टर, अभिप्रेरक घटक, मोटिवेटिंग फैक्टर्स। हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटकों के नाम से जिन घटकों की पहचान की उनमें इन घटकों को इंक्लूड किया जाता है। एक संस्था की कौन कौन सी नीतियाँ होंगी, कंपनी पॉलिसीज, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित, थर्ड वर्किंग कंडीशन, कार्य की दशाएं क्या होंगी, किस तरीके से एक व्यक्ति काम करेगा, एंड 4 सुपरविजन, निरीक्षण, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक व्यक्तिक संबंध,
इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। नंबर 6, सैलरी और वेजेज, काम करने वाले व्यक्तियों को कितना वेतन और मजदूरी देना होगा। फ्रिंज बेनिफिट, उनके जो अनुषंगी लाभ हैं वो किस प्रकार तय किए जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी, कार्य की सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी। ये हमारे पास में स्वास्थ्य और आरोग्य के घटक के अंदर इंक्लूड किए गए थे। मोटिवेटिंग फैक्टर के अंदर अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। सेकंड, रिकॉग्निशन एंड ऑनर, मान्यता एवं सम्मान। थर्ड, डेवलपमेंट एंड फोर्थ, रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड किया। फिफ्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्ति का विकास। नंबर 6, नेचर ऑफ जॉब्स, कार्य की प्रकृति। इन सबको हर्ज़बर्ग ने अपनी द्विघटक विचारधाराओं के अंदर इंक्लूड किया। अब हम बात करते हैं एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकगर्गर ने अपनी एक्स वाई विचारधारा के अंतर्गत किन किन को इंक्लूड किया। लास्ट, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। एक्स वाई विचारधाराएं, इन्होंने ऋणात्मक जो विचारधाराएं थी उनको एक्स नाम दिया, सकारात्मक जो थी उनको वाई नाम दिया है। हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। वाई जो थी ये हमारे पास में सकारात्मक मान्यता वाली थी, पॉजिटिव, और ये हमारे पास में थी नेगेटिव। ऋणात्मक मान्यता वाली विचारधाराओं को एक्स नाम दिया, सकारात्मक मान्यता वाली विचारधारा को उन्होंने वाई नाम दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो वाई विचारधारा थी, इन्होंने इसमें क्या क्या माना है। इसमें इन्होंने माना कि कर्मचारी को कार्य को स्वाभाविक और सहज मानते हैं। एम्प्लॉइज find that work is as natural as play और रेस्ट। कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक सहज क्रिया मानते हैं। सेकंड, ये नवीन विधियां और परिवर्तनों का स्वागत करते हैं और उसको अपनाते हैं। दे वेलकम न्यू टेक्निक्स
new techniques and changes and ready to accept them, थर्ड नंबर पे इन्होंने माना कि ये महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। नंबर थर्ड, दे लर्न not only to accept but also to seek responsibility। फोर्थ नंबर पे ये स्वप्रेरित व स्वनियंत्रित भी होते हैं। नंबर 4, दे आर intellectual imaginative and creative to solve प्रॉब्लम। समस्याओं को समाधान करने के लिए ये तैयार रहते हैं। एक्स विचारधारा के इन्होंने कौन कौन से रीजन्स बताए हैं। नंबर फर्स्ट, ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं एवं परंपरागत विधियों से कार्य करना पसंद करते हैं। फर्स्ट, दे wish to avoid responsibility। Second, they are relatively less ambitious and lack creativity। Next, they work for economic and financial। ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। एंड नंबर 4, they want security above all other factors associated with the work। हमने यहाँ पे मोटिवेशन से रिलेटेड जो हमारे पास में थ्योरीज थी उन थ्योरी की हमने बात कर ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज थी उनकी हमने आपको बातें बता दी हैं और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हमने कर लिया है एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।